हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने ये चैप्टर के 2 पार्ट्स देखे थे, राइट, जिसमें हमने पहले थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी थी, है ना, कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और थोड़ा सा अलग अलग सारी डेफिनेशन पढ़ी थी। और सेकंड पार्ट में हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था और फिर हमने पढ़ा था कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, किन लोगों ने मेंडल के काम को वापस से पहचान दिलवाई, है ना। ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब क्या है, हमें मेंडल के 3 नियम पढ़ने हैं, है ना। मैंने आपको कहा था मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी आनुवंशिकता के नियम दिए थे, तो अब हमें वो नियम पढ़ने हैं। पर उन नियम को पढ़ते समय हम बहुत सारी नए शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए वो नए शब्दों का अर्थ हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम नियम को समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये वो सारे शब्द हैं, डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। वैसे तो ये ऐसे का ऐसा बुक में भी लिखा हुआ है, पर बुक में जब आप रीड करोगे, क्योंकि ये बहुत ही नया चीज़ है, इसलिए समझ में नहीं आएगा, है ना। कुछ भी नया हम डायरेक्टली पढ़ लेंगे बिना कोई आइडिया हुए तो इतनी जल्दी वो दिमाग में स्ट्राइक अप नहीं करता है। तो मैं आपको ये सारी बातें समझाऊंगी, है ना। फिर हम एक एक की डेफिनेशन देखेंगे, फिर आप लोग इसे बुक में रीड करेगा, आपको एकदम मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी या आनुवंशिकी की शब्दावली, जो शब्द हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला शब्द है जीन। जीन क्या होता है? जीन वो कारक या वो चीज होती है जो किसी लक्षण को प्रकट होने देता है, जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है या प्रकट होने देता है। तो जीन वो जगह है, डीएनए में वो जगह है जो क्या करेगा, किसी भी लक्षण को नियंत्रित करेगा। लक्षण को नियंत्रित करेगा मतलब आपका रंग गोरा होगा या काला होगा, आपके बाल घुंघराले होंगे या सीधे होंगे, स्ट्रेट इन द सेंस, आपकी आंखों का कलर ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, आपके हाथ मोटे होंगे, पतले होंगे, आपकी हाइट लंबी होगी, छोटी होगी, ये सारी बातें, ये सब अलग अलग लक्षण है, राइट। तो ये लक्षण को जो प्रकट करवाता है या जो नियंत्रित करता है इन लक्षणों को, वो चीज़ क्या कहलाती है? जीन, ठीक है, जीन कहते हैं। तो जीन के बारे में ना मेंडल ने बता दिया था, लेकिन उस समय मेंडल ने इसको जीन नाम नहीं दिया था, मेंडल ने उस समय इसे फैक्टर नाम दिया था, या हिंदी में मैं लिखूं तो मेंडल ने इसे क्या बोला था? कारक बोला था। क्या बोला था? कारक बोला था। फिर उसके बाद जोहानसन नाम के वैज्ञानिक आए, इन्होंने इसे जीन कहा। तो मेंडल ने क्या नाम रखा? फैक्टर या कारक रखा, फिर जोहानसन ने जीन नाम दिया। तो जोहानसन ने जीन शब्द दिया, ये फिर आ गया एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और मेंडल ने जीन को किस नाम से पुकारा? फैक्टर या कारक के नाम से पुकारा, ठीक है। दूसरा क्या है? एलीलोमॉर्फ या एलील, या इसे हिंदी में हम युग्म विकल्पी कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मटर के पौधे में 7 विपर्यासी लक्षण होते हैं। कौन से लक्षण हमने पढ़े थे? विपर्यासी लक्षण, है ना। विपर्यासी लक्षण, तो ये विपर्यासी लक्षण मैंने आपको कैसे समझाया था? इनकी इंफॉर्मेशन एक जीन पे है, लेकिन इसके अंदर दोनों कैरेक्टर है। जैसे लंबाई का मैं एग्जांपल लूँ, लंबाई को हम कैपिटल टी से लिख देते हैं और बौनेपन के लिए स्मॉल टी लिख देते हैं। तो ये एक युग्म विकल्पी हो गया, ये एक युग्म विकल्पी हो गया, और ये पूरा क्या हो गया? एक जीन हो गया, ठीक है। तो ये एक जीन, ये पूरा क्या कर रहा है? लंबाई, है ना, ऊंचाई, हाइट के कैरेक्टर को निर्धारित कर रहा है। लेकिन इसमें 2 प्रकार के युग्म विकल्पी हैं, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। तो एक कैपिटल टी हो गया एक युग्म विकल्पी, एक स्मॉल टी हो गया एक युग्म विकल्पी, जिसमें से कैपिटल टी तो लंबेपन के लिए और स्मॉल टी बौनेपन के लिए है। समझ में आया? तो एक को हम क्या कहते हैं? दोनों विपर्यासी लक्षण वाले जोड़े या जीन में से एक युग्म विकल्पी कहलाता है, ठीक है, एक युग्म विकल्पी कहलाता है। अब यहाँ पे दोनों कैपिटल टी भी हो सकते हैं और दोनों स्मॉल टी भी हो सकते हैं। अगर ऐसा हो कि दोनों कैपिटल टी हो तो शुद्ध रूप से लंबा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोनों कैपिटल टी आराम से, ये जो भी पौधा है ये तो पूरा लंबा होना है ना।
तो दोनों कैसे समान हैं, सेम सेम। सेम के लिए इंग्लिश में वर्ड होमो भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, होमो। तो इसीलिए ये वाला जीन कैसा हो गया, होमोजाइगस या समयुग्मजी। आपको याद होगा कि पीछे जब हम मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना पड़ रहे थे, तब हमने इस बात को भी समझा था। तब ये शब्द आया था होमोजाइगस। मैंने आपको कहा इस पर हम बाद में आएंगे। क्या सेंटेंस था वो, कि होमोजाइगस होने की वजह से प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होगा, है ना। ये पूरा शुद्ध हो गया ना, कैपिटल टी स्मॉल टी की कोई अशुद्धि नहीं है। और अगर स्मॉल टी है तो शुद्ध रूप से बोना है, कैपिटल टी की कोई अशुद्धि ही नहीं है ना। तो जब दोनों युग्म विकल्पी सेम सेम हो तो इसे समयुग्मजी कहते हैं, ठीक है। और जब दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे था कैपिटल टी स्मॉल टी और एक ही जीन पे प्रेजेंट है, तो अलग अलग हो गया। तो अलग अलग के लिए क्या कहते हैं, सम के लिए समान के लिए सम, अलग अलग के लिए विषम। तो ये हो गया विषम युग्मजी। इंग्लिश में इसे कहते हैं हेटेरोजाइगस। क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस। ठीक है, इजी है ना। समान के लिए समयुग्मजी और असमान के लिए विषम, ठीक है। इसके बाद आता है फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप, जैसे मैं कोई पौधा देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है, मुझे साफ दिख रहा है कि ये हाइट में लंबा है, इस पर पिंक कलर के फूल लग रहे हैं, इसकी पत्तियों की स्ट्रक्चर भी समान है, इसके फ्रूट भी परफेक्ट राउंड है ना। ये मुझे आंखों से दिख रहा है। अब इसके अंदर जीन क्या है क्या नहीं है वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर जो मैं आंखों से देखकर बता सकती हूँ, जो बाह्य लक्षण हैं, जो बाह्य लक्षण हैं उनके लिए जो हम क्या लेंगे, फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप, जो हमें आंखों से दिखाई दे रहे हैं या बाह्य रूप से उपस्थित हैं। फिर मैं इसका थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाऊंगी, इसके जीन वीन पढ़ूंगी तो मुझे पता लगेगा कि ये दिख तो लंबा रहा है लेकिन ये विषम युग्मजी जीन है। इसमें ये कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला है, पर ये कैपिटल टी अपने लक्षण दिखा रहा है, इसकी वजह से ये पौधा हो गया लंबा। लेकिन जीन में तो स्मॉल टी भी प्रेजेंट है ना। तो जब हम जीन की बातें करेंगे तब हम क्या कहेंगे, जीन प्रारूप या जीनोटाइप, ठीक है। जब हम जीन की बातें करेंगे तब हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप या जीन प्रारूप। और जो हमें आंखों से दिख रहा है, जो बाह्य रूप से उपस्थित है, वो हो जाता है लक्षण प्रारूप। फिर है डोमिनेंट कैरेक्टर या प्रभावी लक्षण। अब मैं आपको ये लंबा वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब यहाँ पे हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजी अवस्था थी, है ना। यहाँ पे एक कैपिटल टी भी था, एक स्मॉल टी भी था, लेकिन पौधा हुआ कैसा, लंबा बोल रही हूँ ना मैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि लंबाई का गुण ने प्रभाव डाल दिया अपना, और ये वाला जीन स्मॉल टी वाला एलील अपना वो प्रकट नहीं कर पाया, अपना लक्षण, है ना। कैपिटल टी ने अपना कर दिया, स्मॉल टी अपना नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या हुआ, इस कैपिटल टी ने स्मॉल टी पर प्रभाव डाला, जिसकी वजह से स्मॉल टी तो प्रकट नहीं हो पाया और ये खुद राजा बन के प्रकट हो गया। तो जब कोई जीन अपना विपर्यासी लक्षण यानी एलीलोमॉर्फ या इसके विपरीत वाला एलील भी प्रेजेंट है, लेकिन ये सिर्फ अपना लक्षण दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रभावी हो गया। होता है ना क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, एक तो होते हैं एकदम शांत वाले और कुछ एकदम बड़बोले होते हैं। तो शांत वाले तो कुछ बोल नहीं पाते और वो बड़बोले होते हैं, वो सारा काम निकल गए, चंट होते हैं, ले जाते सब कुछ, है ना। तो प्रभाव डाल रहे हैं वो, तो ये भी क्या हो गया, प्रभावी। और जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है वो क्या हो जाता है, अप्रभावी। अप्रभावी के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, रेसेसिव। क्या वर्ड है, रेसेसिव। रेसेसिव या रिसेसिव भी पढ़ते हैं इसे, ठीक है। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण समझ आया। इसके बाद है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण। संकरण मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। संकरण क्या होता है, दो अलग अलग पौधों से बनाया हुआ नया पौधा, है ना। तो जब ये प्रक्रिया हम कर रहे हैं और सिर्फ एक ही लक्षण को लेके उस पौधे की जानकारी हासिल कर रहे हैं, जैसे मैंने संकरण करवा दिया, अब मैं उस पौधे को समझ रही हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं लक्षण एक ही देख रही हूँ कि भाई ये लंबा और ये बौना है, मैं लक्षण एक ही देख रही हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा, एक संकर संकरण।
फिर मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं लंबाई के साथ में मैं देख रही हूँ इसमें पिंक कलर के फ्लावर है, इसमें व्हाइट कलर के फ्लावर है, तो मैंने फ्लावर भी देख लिए, है ना, लंबाई भी देख रही हूँ, साथ साथ में फ्लावर भी नोट कर रही हूँ, तो एक साथ दो लक्षण देख रही हूँ। तो ये क्या हो जाता है, द्विसंकर संकरण। क्या होता है, द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस, या डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ। एक संकर संकरण क्या हो जाता है, जब मैं एक लक्षण को देख रही हूँ, यानी सिर्फ लंबाई देख रही हूँ या सिर्फ फूल का कलर देख रही हूँ। द्विसंकर संकरण में एक साथ में दो लक्षण देख रही हूँ, फूल का कलर भी देख रही हूँ, लंबाई भी देख रही हूँ। फिर आता है त्रिसंकर संकरण या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। त्रि में मैं एक साथ तीन लक्षण देख रही हूँ, मानो मैंने लंबाई भी देख ली, मैंने फूलों का कलर भी देख लिया, फिर मैं देख रही हूँ कि इसमें फल का शेप भी देख रही हूँ कि फली चपटी लग रही है या फुली हुई लग रही है। ठीक है, तो एक साथ तीन लक्षण ले लिए, तो ये हो जाता है ट्राई हाइब्रिड या त्रिसंकरण संकरण। फिर मैं तीन से ज़्यादा लक्षण को एक साथ देखने लगूँ ना, तो अब मैं तीन से ज़्यादा कितने भी देखूँ, चाहे 4 देखूँ, 5 देखूँ, 6 देखूँ, 7 देखूँ, उस सब के लिए हम तीन से ज़्यादा के लिए जितना भी होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुसंकर संकरण। उसे हम क्या बोल देंगे, बहुसंकर, बहु मतलब बहुत सारे, तीन से ज़्यादा। ठीक है, तीन से ज़्यादा। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, पॉली हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहेंगे, पॉली हाइब्रिड क्रॉस। फिर है अपना टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। अब ये दोनों है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं, ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। ये क्रॉस हम करके देखेंगे, मेंडल के नियम जब हम पढ़ेंगे, इसके ठीक बाद हम वही पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊंगी, पर यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे एक और बात, जैसे ये वाला चिन्ह है, ये गोल बनाना है और उसके नीचे ये प्लस का चिन्ह लगाना है। ये जब भी मैं चिन्ह लगाऊंगी ना, मतलब मैं फीमेल यानी स्त्री की बात कर रही हूँ, और ये गोल बना के मैं ऊपर ऐसे एरो लगा दूंगी ना, तो मतलब मैं पुरुष की बात कर रही हूँ, यानी मेल की बात कर रही हूँ। तो ये चिन्ह किसको दिखाएगा, स्त्री को दिखाएगा, और ये चिन्ह किसको दिखाएगा, पुरुष को दिखाएगा। ठीक है, तो अब जो मैं बात कह रही हूँ उसे समझते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हमने क्या करना है, टेस्ट क्रॉस करना है या परीक्षण क्रॉस कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, पहले इसके लिए यहाँ पर आने से पहले हमें ये बातें समझनी पड़ेंगी। इतना, ये 18 तक, 16, 17, 18, ये 3 पॉइंट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाती हूँ। जैसे ये एक फीमेल हो गई, ये एक मेल हो गया, इनका मैंने क्रॉस करवाया और इनसे मैंने 4 संततियाँ प्राप्त कर ली। 4 संततियाँ प्राप्त कर ली, तो 4 में समझो 2 मुझे फीमेल मिली और 2 मुझे मेल मिल गए। ठीक है, तो ये तो हो गए पेरेंट्स, है ना, माता पिता या जनक। तो ये तो हो जाएगी जनक पीढ़ी, और ये वाली कौन सी हो जाती है, संतति पीढ़ी। राइट, तो अब इस समय क्योंकि ये मेरे पेरेंट थे, है ना, ये हमने पेरेंट की तरह लिया, तो उनसे ये पहली पीढ़ी प्राप्त हुई। पहली पीढ़ी, चाहे इसमें 2 मिलो, 3 मिलो, 4 मिलो, 10 मिलो, है ना, जितने भी मिलो, पर है पहली पीढ़ी, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी या फर्स्ट फीलियल जनरेशन या F1 पीढ़ी। तो ये F1 से पहले थी, तो ये हो जाती है F0। ठीक है, अब इसका भी मैं आगे क्रॉस कराती हूँ। जैसे ये फीमेल थी और बाहर से कोई अन्य पुरुष के साथ मैंने इसका क्रॉस करा दिया, तो इसके रिजल्ट में मुझे दोबारा से 2 संतति मिली। तो ये F1 थी, फिर इसके बाद ये मिली है, तो ये क्या हो जाती है, F2 हो जाती है। क्या हो जाती है, F2 जनरेशन। समझे, पेरेंट से जो प्रोजनी मिलती है, यानी जनक पीढ़ी से जो पहली संतति पीढ़ी आती है, वो हो जाती है F1, और उससे आगे कोई पीढ़ी हो जाती है तो F2, F3, F4, ऐसे आगे करके चलते रहते हैं। ठीक है, तो पेरेंटल जनरेशन यानी जनक पीढ़ी क्या होता है हमें पता है, F1 पीढ़ी क्या है हमें पता है, F2 पीढ़ी क्या है हमें पता है।
अब यहाँ पर आते हैं वापस से टेस्ट क्रॉस पर। टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है, जैसे अब ये मैंने क्रॉस करवाया है ना, अब मैं लक्षण भी ले लूँ क्या, इसका लक्षण ले लेते हैं। तो समझो यहाँ पे मैंने फीमेल ली कैपिटल ली और मेल लिया स्मॉल टी, ठीक है, ऐसा ले लिया। इसके रिजल्ट में मुझे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे आया, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो टी टी एक थी, स्मॉल टी एक था। अब दोनों ने क्या हुआ, अपना दोनों तो दे नहीं सकते ये, इसलिए एक ही देते हैं ये हमेशा अपनी एक ही देंगे एलील, एक ही एलील देंगे। इस पास 2 एलील है ना एक जीन पर, तो ये अपना एक ही एलील देता है, ये भी अपना एक ही एलील देता है। तो इसने एक कैपिटल टी दे दिया, इसने एक स्मॉल टी दे दिया, ठीक है। अब क्योंकि दोनों सेम है इसलिए एक बारी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बारी में एक ही देगा, ठीक है। अगर इसकी जगह पे कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो ये 2 चीज़ दे सकता था, कैपिटल टी भी और स्मॉल टी भी, है ना। पर इसके पास दोनों ही कैपिटल टी है, तो मैं सिर्फ कैपिटल टी लिख लूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसने एक कैपिटल टी दे दिया, फिर ये दोनों मिलते हैं और एक कोशिका बनाते हैं, एक कोशिका बनाएंगे तो फिर ये फिर से क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो रिजल्ट में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे लिखा है, ठीक है। अब मैं क्या बता रही हूँ आपको, मैं आपको ये बता रही हूँ टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो टेस्ट क्रॉस में ये तो थी F0 PD, ये है F1 PD। तो F1 PD का, तो किसी भी एक F1 PD वाले का क्रॉस यानी संकरण मेरे को किससे करवाना पड़ेगा, यहाँ पे अप्रभावी से। तो स्मॉल टी अप्रभावी होता है ना, मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो हमेशा अप्रभावी वाले होते हैं। तो F1 PD का F1 PD के किसी भी सदस्य का अप्रभावी जनक के साथ या अप्रभावी लक्षण वाले के साथ अगर क्रॉस किया जाए, यानी अब मैं क्या क्रॉस कर रहा हूँ, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले का क्रॉस करवाऊँ, तो जो भी मुझे रिजल्ट में मिलेगा वो क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। तो टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस के आगे मैं लिख दूँ F1 PD का क्रॉस किसके साथ करवाना है, अप्रभावी के साथ कराना है, ठीक है, या रेसेसिव के साथ करवाना है, ठीक है। अब बैक क्रॉस या पश्च क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस या पश्च क्रॉस हो गया कि मैंने F1 PD का क्रॉस उसी की जनक पीढ़ी के किसी के साथ करा दिया, उसी के जनक के साथ करा दिया, वो होता है बैक क्रॉस। तो यानी यहाँ पे क्या मिला है हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है। अब मैं कोई भी जनक के साथ करा दूँ, चाहे कैपिटल टी वाले के साथ करा दूँ, चाहे स्मॉल टी वाले के साथ करा दूँ, ठीक है। तो किसी भी जनक के साथ करवा दूँ तो ये हो जाता है बैक क्रॉस। तो यहाँ पे क्या होगा, संतति क्रॉस जनक, ठीक है। अब आता है व्युत्क्रम क्रॉस या रेसिप्रोकल क्रॉस। व्युत्क्रम क्रॉस या रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है कि संकरण जिसमें एक पादप का दूसरे पादप के मादा के साथ प्रयोग किया जाता है तथा दूसरे अब इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए देखो फिर से मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। अब यहाँ पे अपन कैरेक्टर बाद में देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैं मेल फीमेल लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो एक जगह पे यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। अब मैं लक्षण लिख लेती हूँ, इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी लिख लेती हूँ। इनका क्रॉस करवाया, ठीक है। एक पीढ़ी में ये फीमेल है, एक पीढ़ी में ये मेल है ना, ये था। अब मैं इसका उल्टा कर दूँ, ठीक उल्टा, तो ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मेल आ जाएगा कैपिटल टी वाला और फीमेल आ जाएगी स्मॉल टी वाली। लक्षणों को मैंने चेंज कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, समझ रहे हो। ये देखो यहाँ पे फीमेल थी कैपिटल टी वाली, यहाँ पे फीमेल कैसी हो गई, स्मॉल टी वाली। लक्षण तो यही लिए मैंने, कैपिटल टी स्मॉल टी,
बस इसका जेंडर चेंज कर दिया, ठीक है, यानी लिंग चेंज कर दिया। जो पहले नर था उसको अब मादा बना दिया, और जो पहले मादा थी उसको अब नर बना दिया। तो ये होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। फिर इसके बाद ये तीनों हमने देखे। फिर आता है मोनोहाइब्रिड रेशियो या एक संकर अनुपात। जैसे पहले हमने क्रॉस किया तो हमें 4 प्रोजेनी मिली, है ना, तो वो क्या हो गया, 4 उसका अनुपात हो गया कि एक बार क्रॉस कराने से 4 प्रोजेनी मिल गई। तो एक संकर के रिजल्ट में जब हमें अनुपात प्राप्त होगा तो हो जाएगा एक संकर अनुपात। और अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाऊँ, यानी मैं 2 लक्षण लेके क्रॉस करवा रही हूँ, तो उसके रिजल्ट में जो भी मुझे नंबर मिलेगा वो उसका द्विसंकर अनुपात हो जाएगा। मैं जानती हूँ ये सारे नाम बहुत नए हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। हमें क्या करना है, वीडियो में क्या होता है, एक ऑप्शन आता है प्लेबैक स्पीड। ये आपका यूट्यूब चैनल है ना, यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, इधर ना 3 डॉट से आते हैं, इधर इस डॉट को आप दबाना है, फिर यहाँ पे आएगा प्लेबैक स्पीड, प्ले बैक स्पीड का ऑप्शन आ जाएगा। उसके अंदर आपको फिर से एक बॉक्स खुलेगा, उसमें एक होगा 0.5x, फिर आ जाएगा नॉर्मल, फिर आ जाएगा 1x, फिर आ जाएगा 1.5x। तो इसके पीछे वाला है ना, उसको प्ले करना है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका वीडियो स्लो मोशन में चलने लग जाएगा। तो स्लो मोशन में इन बातों को सुनो, रिपीट करके सुनो, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। इसको आप 1-2 बार सुनोगे ना, तब जाके ये समझ में आएगा। ये बहुत नया टॉपिक है, इससे पहले हमने ये सब नहीं पढ़ा है ना छोटी क्लासों में, ये बहुत नई चीज़ है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, और इसीलिए मैं ये वीडियो या ये चैप्टर जो है ना इतना धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें नई हैं एकदम से, ठीक है। तो आप इसको रिपीट पे देखो, समझो, ठीक है। थैंक यू।